Hello YouTube family. So this is my first video. My name is Manish Kumar Sao and I am from West Bengal, India और मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ और करंटली मैं कनाडा बेस्ड एमएनसी में जॉब करता हूँ। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है मेरा कि हम अज्यूम करते हैं कि हम लोअर सैलरी से एक अच्छा कॉर्पस नहीं बना सकते टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर रिटायरमेंट। और करोड़पति होना बहुत लोगों की ड्रीम्स होती है, मेरी भी है। और ये वीडियो आपको वॉच करने के बाद आपको भी ये पर्सपेक्टिव होगा कि करोड़पति बनना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैनेजिंग योर डेली एक्सपेंसेस, योर डेली लाइफ, आप कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हो और कैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये वीडियो ये जिनकी आप आइकन देख रहे हो, शी इज़ माई वाइफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल। ये वीडियो भी उसी चैनल पे अपलोड हो रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल एंड हिट द लाइक बटन टू दिस वीडियो। अमिताभ बच्चन जी की लैंग्वेज में शुरू करते हैं। लेट्स से कौन बनेगा करोड़पति। सो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं इस वीडियो का कि हम कैसे करोड़पति बनेंगे 20 सालों में, अगर हमारी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो सिर्फ 30,000 पर मंथ है। तो कैसे हम 1 करोड़ की कॉर्पस को अचीव करेंगे 20 सालों में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं बिफोर जंपिंग इनटू द फाइनल कैलकुलेशन शीट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं है। यू आर अ मैन एंड यू आर नॉट हैविंग योर एज मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। और आपके फैमिली में 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स हैं इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। यू हैव अ चिल्ड्रेन whose age is +1 or maybe just a newborn, and this is very important assumption कि आपने आज के टाइम पे लोग 21 ईयर्स की एज पे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 22 ईयर्स की एज पे। सो यू हैव स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 23। दिस इज माय प्राइम assumption सो दैट आगे की कैलकुलेशंस में हेल्प होगी। और सिंस यू हैव स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 23 और आपकी करंट एज इन 2024 30 ईयर्स है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 30 ईयर्स है। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो हमारे वीडियो का थंबनेल था कि आपकी सैलरी 30,000 है, तो 30,000 इन हैंड सैलरी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, नॉट द ग्रॉस बट द इन हैंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, वेल एंड गुड, तो जो 1 करोड़ का टारगेट है वो उससे ज़्यादा अचीव होगा आपके लिए। और अगर आपकी सैलरी 30,000 से नीचे है देन रिलेटिवली ये वीडियो आपके लिए उतना एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इसके अलावा मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक सेमी अर्बन सिटी में रह रहे हो, बिकॉज अगर आप कंप्लीटली अर्बन सिटी में हो योर सैलरी माइट बी हायर देन 30,000। After doing a service of 7 years, probably 40,000, 45,000 will be your salary or even higher than that. बट आई एम अज्यूमिंग कि आपकी आप करंट सिटी जो भी है, जिस सिटी से भी हो, वो सेमी अर्बन सिटी है। और
ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि आपकी सैलरी ग्रोथ 10% ईयर ऑन ईयर हो रही है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि सैलरी ग्रोथ इट्स नॉट नेसेसरी कि हर साल 10% ईयर ऑन ईयर हो, बट मैं क्यूमुलेटिव एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बीच में 20 साल के पीरियड में, क्योंकि मैं एक 20 साल के बेसिस पे एक कैलकुलेशन बना रहा हूँ, तो 20 साल में आपने 2 से 3 बार स्विच भी किया होगा। सो इन दैट केस आपने जब स्विच किया होगा तो आपका सैलरी ग्रोथ माइट बी 50% या उससे भी हायर हुआ हो, हाइक। सो अगर अपने उसको भी कैलकुलेट कर ले तो आराम से आपका 10% ईयर ऑन ईयर हो जाएगा। ठीक है। और सिंस मैंने ये अज्यूम किया है यहाँ पे कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी यू हैव स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 23, तो टिल द एज ऑफ 30 आपकी कुछ सेविंग्स भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने जितने भी अर्न किया होगा आपने पूरा स्पेंड कर दिया होगा, आपकी कुछ सेविंग्स भी होगी। ठीक है। तो इस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सपोज कीजिए आपने 23 इयर्स की एज पे अर्न करना स्टार्ट किया। मैंने एक मिनिमम सैलरी अज्यूम किया है सेमी अर्बन सिटी के हिसाब से कि आपकी इन हैंड सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड इज 15K। सो आपकी एनुअल इनकम 1,80,000 होगी और आपकी एनुअल सेविंग्स 45,000 की होगी। आपकी एनुअल सेविंग्स 45,000 की होगी। मैंने ये अज्यूम किया है कि आपने हर ईयर 20% अपनी सैलरी का सेव किया है। 80% यू हैव कंज्यूम्ड एंड 20% यू हैव सेव्ड। सो इन दैट केस इफ योर मंथली सैलरी एट द एज ऑफ 23 इज 15K, और जो मेरा प्राइम एजम्पशन था कि आपका सैलरी ग्रोथ 10% ईयर ऑन ईयर है, तो by the time you will reach the age of 29 your salary will be 27K, and when you will reach the age of 30 your salary will be 30,000 or more than that. सो इन दैट केस अगर इस चार्ट को भी लेकर चले अपने, तो मैंने ये अज्यूम किया है कि आपकी सैलरी, मंथली सैलरी ये होने वाली है ईयर ऑन ईयर, और आपकी एनुअल इनकम ये होने वाली है, और ये सैलरी आपकी इन हैंड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, ये आपकी सैलरी इन हैंड है मीन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड प्रोफेशनल टैक्सेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सेविंग्स। सो बाय द टाइम you are reaching the age of 30, your savings will be total 4,29,000। अगर अपनी इसको क्यूमुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेट 5 lakhs हो जाएगी। बट स्टिल मैंने यहाँ पे क्यूमुलेट नहीं किया है, मैंने इसको 4,30,000 ही एज्यूम किया है कि आपकी टोटल सेविंग्स 2024 में 4,30,000 है। आई हैव नॉट कंसिडर्ड द इंटरेस्ट पोर्शन। और इसके बाद अब अपने मेन कैलकुलेशन सीट पे चलते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो पे कंटिन्यू हो, दैट मीन्स यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड यू आर लाइकिंग द कॉन्सेप्ट। आई विल रिक्वेस्ट you to subscribe to this channel for more such informative videos, or hit the like button for this video. So चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सिंस मेरा जो प्राइमरी एजम्पशन था कि आपकी एज 30 ईयर्स की है और आपकी सैलरी भी 30,000 या उससे ज़्यादा की है, इन हैंड सैलरी। अब उस सैलरी इनकम, या हो सकता है कि आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, तो उसको मैंने 30,000 कंसिडर किया है। अब उसको थोड़ा ब्रेकअप कर लेते हैं। तो कैसे अपने मंथली सेविंग्स करेंगे, कैसे अपने मंथली अपने एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे, तो इस तरीके से एक मैंने एक रफ एस्टिमेट बताया है कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस मेंशन हैं। अब इनमें से कुछ एक्सपेंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेबल नहीं भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स के होम में रहते हो तो रेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो ये रेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो एक्सपेंसेस में मैंने कंसिडर किया है कि मंथली आप रेंट के घर पे रह रहे हो और
अगर आपकी ये रेंट इनकम बच रही है तो दैट मीन्स आपकी सेविंग्स थोड़ी और ज़्यादा होगी, और इवेंचुअली जो आपकी अल्टीमेट कॉर्पस है आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बी हायर देन दैट। सो यहाँ रेंट एज्यूम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जो कि नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ग्रॉसरी मैंने 9,000 एज्यूम किया है, इट मे बी हायर इट मे बी लोअर। चिल्ड्रन स्कूल एंड ट्यूशन फीस मैंने 1500 की कंसिडर की है, सिंस मेरा जो प्राइम एजम्पशन था कि आपके चाइल्ड अभी एट द एज ऑफ 1 ईयर है, तो ये एक्सपेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मैंने ये एक सेट असाइड रखा है कि आप फ्यूचर में अपने चिल्ड्रन के ऊपर जो एक्सपेंस करने वाले हो उसके लिए आज आप आज से ही पैसे सेट असाइड कर रहे हो किसी एक फंड में। ठीक है, इसके अलावा 2000 मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस का कंसिडर किया है। ट्रैवल के लिए मैंने 2500 कंसिडर किया है, बिकॉज आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस से आओगे तो आपको मंथली ट्रैवल करना पड़ेगा। जनरली ये एक्सपेंसेस 2500 ना होके 1000, 1200 या 1500 ही होंगे, बट स्टिल मैंने इसको 2500 कंसिडर किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, और आपको ऑलवेज 80-20 रूल को फॉलो करना होगा। 80-20 रूल। सो जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका 80% आप एक्सपेंस कर रहे हो, और 20% आप सेविंग्स कर रहे हो। ये एक बहुत ही गोल्डन रूल है। आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो काफ़ी सारी वीडियोस इस पे बनी हुई है 80-20 रूल के ऊपर। सो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रूल है कि आप जो भी अर्न कर रहे हो आपको एटलीस्ट 20% उसका सेव करना चाहिए। मैंने भी वही एज्यूम किया है कि अगर आप 30,000 अर्न कर रहे हो मंथली इन द ईयर 2024, तो आपकी मंथली सेविंग्स 6,000 हो रही है। दैट मीन्स कि आपकी टोटल सेविंग्स इन द ईयर 2024 विल बी 72,000। ओके, इसके अलावा इसी एक्सपेंस के पार्ट पे आते हैं आपकी आउटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 2500 मैंने कंसिडर की। ये एक मैंने एक अदर एक्सपेंसेस का रखा है कि आप हो सकता है एनुअली कुछ मोबाइल खरीद रहे हो, या कोई फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, कुछ भी आप सामान खरीद रहे हो, तो ये उसके लिए है। तो इन टोटल आपका 24,000 हुआ, 6,000 इज योर मंथली सेविंग्स। सो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये एक मैंने टेबल आपके सामने रखा है। इस टेबल में जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैलेंडर ईयर्स मैंने लिया है, 20 साल का पीरियड है, 21 एक्चुअली। 2024 इज़ द स्टार्टिंग ईयर, सो अगर आप 20 ईयर्स इस पे ऐड करोगे तो 2044 में जाके ये टेबल कंप्लीट होगा। सो ये ईयर है, ये आपकी मंथली सेविंग्स है, सॉरी, ये आपकी मंथली इनकम है, ये मैंने मंथ्स रखी है। ठीक है, अब एनुअली जो आपकी इनकम होने वाली है वो ये है। जैसा कि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि आपकी मंथली इनकम, या आप बोलिए तो एनुअल इनकम आपकी 10% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आपकी 2024 में सैलरी, इन हैंड सैलरी 30,000 है, तो 2037 तक जाके ये 1,03,000 हो जाएगी, और ये क्वाइट अचीवेबल सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्फ्लेट करके सैलरी फिगर्स को नहीं कंसिडर किया है, कंसिडरिंग द जॉब मार्केट। आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हो सकता है कि 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपने कोई स्विच लिया हो, तो इन दैट केस आपकी जो एनुअल सेविंग्स है वो हायर हो जाएगी, और जो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, जो आपकी एक्चुअल 1 करोड़ की टारगेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो प्रोबेबली 2 करोड़ तक चली जाएगी। ठीक है, आपकी इनकम ये होने वाली है, आपके एक्सपेंसेस ये होने वाले हैं। एक्सपेंसेस आपके 80% रहने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने 80-20 रूल में देखा कि जो भी आपके एनुअल एक्सपेंसेस है वो 80% रहेंगे, और बाकी ये सेविंग्स 20% रहने वाले हैं। अब आप में से कुछ का एक
क्वेश्चन होगा कि व्हाट अबाउट दी एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस। कभी कभी होते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस से हट के कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैंने वीडियो के आगे उसको भी कवर अप किया है कि अपने कैसे उसको कोप अप कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कैन बिकम करोड़पति। सो वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपकी जो सेविंग्स होने वाली है 20 ईयर्स में, वो होने वाली है 46 लाख की, विदाउट क्यूमुलेशन। दैट मीन्स मैंने यहाँ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि अगर 2024 में 72,000 सेव कर रहे हैं, तो बाय द टाइम इट विल रीच टू 2044, ये 72,000 नियरली 2 लाख 3 लाख रीच कर जाएगी। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ओके वीडियो के इस पार्ट में अब हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी कहाँ है। 20 साल के पीरियड में अगर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है हमारी सेविंग्स को, तो कहाँ पे करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने गोल्ड को दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने गोल्ड को दिया है, सेकंड म्यूचुअल फंड्स को, थर्ड फिक्स डिपॉजिट को। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। वाई गोल्ड, मैंने गोल्ड को क्यों पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दिया? बिकॉज गोल्ड इज़ द बेस्ट लिक्विड एसेट। गोल्ड को जब जब भी आपकी इच्छा हो आप उसको तुरंत में कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, और हाईली लिक्विडेबल एसेट भी है गोल्ड। सेकेंड रीज़न है कि गोल्ड के प्राइसेस हर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेट हो रहे होते हैं। आप देखोगे गोल्ड के प्राइसेस हर 3 से 4 महीने में बढ़ रहे होते हैं। अभी इन 2024 इफ़ यू लुक एट द गोल्ड प्राइसेस, तो आपको दिखेगा कि गोल्ड प्राइसेस हर 2 महीने में बढ़ रहे हैं। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट हो गया जहाँ पे आप अगर आज 2024 में गोल्ड अगर बाय कर रहे हो, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ी और 10 साल बाद आप गोल्ड बेचने जाओ या 1 साल बाद ही गोल्ड बेचने जाओ, आपको ऑलवेज ही प्रॉफिट होगा। यू विल ऑलवेज बी इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज आपने जिस वैल्यू पे एक यूनिट म्यूचुअल फंड का खरीदा है, ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 साल बाद आप उसको बेचने जाओ तो वो आपको प्रॉफिट ही मिले। प्लस प्लस एक टैक्स का भी एंगल होता है। म्यूचुअल फंड को बेचने पे जो प्रॉफिट्स हैं वो टैक्सेबल हैं, गोल्ड को बेचने पे भी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी टैक्सेबल है। बट गोल्ड मोस्टली क्या है, गोल्ड मोस्टली अनरेगुलेटेड है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि आप गोल्ड बेच रहे हो, बिकॉज अगर आप स्मॉलर क्वांटिटीज में गोल्ड बेच रहे हो, गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू ट्रेस यू। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हो, गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रेस यू। थर्ड रीजन वाई हैव टेकन गोल्ड, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा गोल्ड प्राइसेस अगले 6 साल में ट्रिपल होने वाले हैं। अगर मैं इसको एक रियलिस्टिक अजम्पशन भी लूँ कि गोल्ड प्राइसेस अगले नेक्स्ट 6 ईयर्स में डबल होने वाले हैं, तो भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% का रहने वाला है। इफ़ यू अप्लाई द रूल ऑफ 70-72, दोज हु आर अवेयर विद दिस रूल, रूल 70-72, तो ये रूल क्या बोलता है कि अगर किसी किसी एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 साल में डबल हो रही है, तो आपको 72 से उस 6 को डिवाइड करना है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12%। दिस इज द फिनांस रूल ऑफ 70-72। ठीक है, तो अगर गोल्ड प्राइसेस मैं ये अज्यूम करता हूँ और ये होने भी वाला है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, फर्स्ट थिंग इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और जब भी हाई इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है गोल्ड की प्राइसेस भाग रही होती हैं, ऊपर जा रही होती है। सेकेंड, वॉर सिचुएशंस, अभी के सिचुएशन जो चल रहे हैं वॉर सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे आप इसराइल देख लो या आप रशिया का और यूक्रेन का वॉर देख लो, तो ये सारे वॉर सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं,
उसके वजह से गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। और किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आप कंट्री की बोले तो फॉरेक्स रिजर्व, अगर उसका गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंट्री अच्छी एज्यूम की जाती है, उस कंट्री की सिचुएशन को बेटर एज्यूम किया जाता है। तो गोल्ड, शॉर्ट टर्म बोलिए या लॉन्ग टर्म बोलिए, इन एनी सिचुएशन गोल्ड ऑलवेज प्रॉफिटेबल है, और गोल्ड आपको ऑलवेज प्रॉफिट बना के देने वाला है, और गोल्ड की प्राइसेस ऑलवेज ऊपर जाने वाली है, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो गोल्ड, वाई आई हैव चूज चूज गोल्ड, बिकॉज आप इजिली जो गोल्ड पे गेन्स होने वाले हैं उस पे टैक्सेस को इवेड कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपने म्यूचुअल फंड से अपना कॉर्पस बनाया 1 करोड़ का, एंड इवेंचुअली जब आप उसको बेचने जाओगे तो जो गेन्स होंगे उस गेन्स पे आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, और वो टैक्सेस बहुत हेवी होने वाले हैं। इफ़ यू आर नॉलेजेबल इनफ ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स बेचने पे आपको अच्छे खासे टैक्सेस देने पड़ेंगे, लॉन्ग, इवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, सो अब म्यूचुअल फंड पे आते हैं। तो मैंने प्राइमरली अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे रखा। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मैंने रखा है वो है म्यूचुअल फंड। अच्छा, ये एक गोल्डन रूल है कि अपने को अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना है, अपने को अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली 2-3 बकेट्स में बांट के रखना है। तो मैंने फर्स्ट बकेट गोल्ड लिया है, सेकंड बकेट इज म्यूचुअल फंड, थर्ड बकेट इज फिक्स डिपॉजिट। नाउ कमिंग टू म्यूचुअल फंड, अगर आप किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ईयर ऑन ईयर का 10% से 14% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकता है। इट डिपेंड्स, ये 9% भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है, इवन ये 20% भी हो सकता है कंपाउंडिंग रिटर्न। सो ये यूजुअली वैरी करता है 10% से 14% पे। म्यूचुअल फंड अच्छा है, बट म्यूचुअल फंड अपने साथ में स्टॉक मार्केट को भी लिंक किए रहता है। अगर स्टॉक मार्केट डाउन हुआ तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी डाउन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप अगर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ गाइड करेंगे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने का, विच आई विल नॉट एडवाइस, बिकॉज म्यूचुअल फंड रिस्की है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात होती है ये कि आप अगर इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटीसी, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन एटीसी। तो ये एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप म्यूचुअल फंड एक बड़े लमसम में सेल कर रहे हो और आपका गेन, अगर एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो अगर आपका गेन्स 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इवन आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हो तो उस पर भी आपको 15% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक सेफ हेवन है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलने वाली है। आपको यहाँ पे वरी फ्री आप रह सकते हो विदाउट टेंशन, क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं होती है। आपको पता है कि आपको ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और ये अमाउंट आपको मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं फिक्स डिपॉजिट को भी एक अच्छा ऑप्शन ही कंसिडर करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी अच्छी होती है कि आप अगर लोन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि कभी आपको कभी इमरजेंसी में लोन लेना पड़ जाए, तो एफडी को अगर आप प्लेज करके लोन ले रहे हो तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लो मिलते हैं। प्रोबेबली अभी जो 2024 में मिले वो 8.5% के आसपास है। अगर आप एफडी को
प्लेज करके अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको 8.5% लगता है, और बैंक आपको ऐसे ही 7% से 7.5% इंटरेस्ट दे ही देती है फिक्स डिपॉजिट पे। तो आप नेट टू नेट आपका 1% का ही इंटरेस्ट लॉस होता है। तो फिक्स डिपॉजिट को भी मैं एक अच्छा ऑप्शन ही कंसिडर करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फाइनल सीट की तरफ। हाँ, बिफोर जंपिंग टू दैट, जो गोल्ड ऑप्शन मैंने बताया है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको करनी कैसे है? आपको गोल्ड के कॉइन्स लेने हैं, 22 कैरेट के गोल्ड के कॉइन्स। आप चाहो तो गोल्ड की ज्वेलरी भी बनवा सकते हो, 22 कैरेट की ही। इससे लोअर की मत बनवाना, 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी मत बनवाना, बिकॉज जब आप बेचने जाओगे तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज आपको अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो जब आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको जो प्राइस चल रही होगी 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड की, सेम आपको वही मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं फाइनल कैलकुलेशन सीट पे। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये एज्यूम किया है कि गोल्ड की प्राइसेस हर 6 साल में डबल होनी है। जैसा कि आप देख सकते हो 2024 में ये 65,000 के आसपास चल रही है गोल्ड की रेट, 22 कैरेट गोल्ड की पर 10 ग्राम्स। ये 2030 में जाके ये 1,28,000 हो जाएगी, और 2036 में जाके ये अराउंड 2,60,000 की हो जाएगी गोल्ड की रेट। ठीक है, और ये 2042 में जाके 5 लाख की हो जाएगी गोल्ड की रेट। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। अब इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि अगर इंटरनेशनल किसी दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में अगर कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है इन फ्यूचर, जो दिख रहा है, इन दैट केस गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होगी, बहुत ज़्यादा। वो अगर वो सपोज कीजिए 2026 या 27 में जाके ऐसा कोई सिचुएशन बनता है, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि ये 2030 में गोल्ड की प्राइस नियरली 2 लाख हो जाएगी पर 10 ग्राम। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और आप अपने अकॉर्डिंग गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को इस चार्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया है, और अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप श्योरली 1 करोड़ का कॉर्पस तो अचीव कर ही लोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 ईयर्स। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। तो मैंने क्या लिया है इस कॉलम में, हम लोगों ने ईयर को कंसिडर किया है। 2024 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2044 में हम लोग एंड कर रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग यू विल बी टेकिंग रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50, बिकॉज it was our prime assumption that you are of the age of 30 years. So by the time you will reach to by the time it will come to 2044, you will become of the age of 50 and you are taking the retirement, I'm assuming that. और अगर आपके चिल्ड्रन 1 ईयर या उससे 2 ईयर्स की है तो आपके चिल्ड्रन भी एक रेडी हो जाएंगे जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। ही और सी विल ऑल्सो बी ऑफ द एज ऑफ 22 ईयर्स बाई दैट टाइम व्हेन यू विल रिटायर। तो 22 कैरेट गोल्ड की जो रेट है, मैंने ईयर ऑन ईयर 12% की रेट से इंक्रीज को कंसिडर किया है गोल्ड रेट्स को। गोल्ड रेट्स प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 12% से ज़्यादा ही इन्फ्लेट होगी। मैंने एक डिसेंट इंक्रीज रखा है, बट जो सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से ये 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होने के चांसेस है गोल्ड की प्राइसेस। ठीक है, तो 20% भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गोल्ड को बाय करने की एक क्वांटिटी डिसाइड की कि हम किस क्वांटिटी में गोल्ड को बाय करेंगे। इनिशियल ईयर्स में गोल्ड की प्राइसेस कम है तो हम इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा गोल्ड बाय करेंगे, और लेटर ईयर्स में क्या होगी, गोल्ड की प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाएगी तो हम कम गोल्ड बाय करेंगे। अब जो हम लोगों ने प्रीवियस सीट में देखा था, आपकी 80-20 रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो एनुअल सेविंग्स है वो ये आ रही है, ये अमाउंट,
ये आपकी एनुअल सेविंग्स है, 46 लाख की जो हम लोगों ने वहाँ देखा था, ये आपकी एनुअल सेविंग्स है। अब इसमें से मैंने अज्यूम किया है कि स्टार्टिंग की ईयर्स में आप 8 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय कर रहे हो और लेटर ईयर्स में आप 7.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अगर 8 ग्राम्स ऑफ आप गोल्ड बाय कर रहे हो तो उसकी प्राइस ये आने वाली है और आपकी सेविंग्स ये है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा सेविंग्स का, ठीक है, तो ये इसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और मैंने ये एज्यूम किया है कि आपको 10% ईयर ऑन ईयर का कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल रहा है। तो जो फर्स्ट ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको 20 ईयर्स का रिटर्न मिलना है। जो सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट है उस पे 19 ईयर्स का रिटर्न मिलना है। जो थर्ड ईयर में एट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उस पे 18 ईयर्स का रिटर्न मिलना है। सो इस तरीके से ही हम लोग चलने वाले हैं। तो आप अगर इस टेबल को फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन म्यूचुअल फंड, इट विल रीच टू 15 lakhs आफ्टर 20 ईयर्स। हम लोगों ने कम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और ज़्यादा अमाउंट हम लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे फाइनल लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के प्राइसेस इन्फ्लेट और डिफ्लेट दोनों होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन हर 4-5 साल में एक बार एक ऐसा सिचुएशन आता है कि स्टॉक मार्केट बहुत डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी डाउन हो जाएगा, जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो उस चीज को ही हेज करने के लिए, जब ये समझिए कि जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होगा गोल्ड प्राइसेस अप होंगे। जब भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा एक बेयरिश सिचुएशन आएगा, आपके गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होंगे। तो उस केस में आपने क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, आपकी ये पोर्टफोलियो, गोल्ड की जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मेरी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 ईयर्स 165 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय किया है, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को, इस टेबल को फॉलो करते हो तो आपने 165 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय किया है। अब जो 2044 में इसकी वैल्यू है वो 6,27,000 दिख रही है, बट सिचुएशन ये भी हो सकता है कि ये 165 ग्राम ऑफ गोल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 ईयर्स इसकी वैल्यू 10 lakhs हो। तो अगर इसकी वैल्यू 10 lakhs है तो आपकी गोल्ड की पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो इजीली 1.65 करोड़ की हो जाएगी और वो ये हाईली लिक्विडेबल कैश होगा जो आपके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा सेकेंड पोर्टफोलियो जो है वो आपका म्यूचुअल फंड का है, 15 लाख की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड, जो हम लोगों ने यहाँ अज्यूम किया था कि आपके पास जब आप 2024 में हो, आपके पास अभी तक की सेविंग्स 4,30,000 की है, आपने इस पूरी सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया है। 7% की रेट मैंने एक अज्यूम की है, जो अभी करेंट रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट का। 20 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 2024 में जाके उसकी वैल्यू अराउंड 17 lakhs की हो जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो मैंने फिक्स डिपॉजिट के भी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कंसिडर किया है। इसके अलावा मैंने प्राइमरी अज्यूम किया था कि आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम, वो इन हैंड इनकम है, इन हैंड सैलरी है। दैट मीन्स कि आपका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कट रहा होगा। मैंने एक मिनिमम अमाउंट कंसिडर किया है क्योंकि जो मेरा प्राइम अजम्पशन था कि आपने 23 ईयर्स की एज पे वर्क करना स्टार्ट किया है, तो उस जब आपने 23 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया तो आपकी प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए से कट रही है। मैंने ये अज्यूम किया है कि आपके 1,000 कट रही है और आपके एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट दैट इज 1,000 रुपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी प्रोविडेंट फंड। तो अगर हम लोग ये एक मिनिमम अमाउंट भी कंसिडर करके चले तो भी अगर आप 2,000 का भी इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड में ईयर ऑन ईयर जा रहा है, मंथ ऑन मंथ जा रहा है सॉरी, तो 27 ईयर्स में, बिकॉज 7 साल
प्लस 20 ईयर्स, 27 ईयर्स में आपका टोटल कॉर्पस प्रोविडेंट फंड का भी 21 lakhs का हो जाएगा। तो अगर अपने इस सिचुएशन को देखें तो मिनिमम से मिनिमम भी आपके पास 1.56 करोड़ होंगे बाय द टाइम यू विल रीच टू 2044। सो आपने अपनी लाइफ की सारी एक्सपेंसेस को भी बेयर कर लिया। अब मैं कंटिजेंसीज की भी बात कर लेता हूँ टुवर्ड्स द एंड। ये हो सकता है कि आपको बीच में कुछ कंटिजेंसीज आए तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना पड़े, बट स्टिल इन दैट केस ऑल्सो आपकी कॉर्पस जो होगी वो 1 करोड़ की तो होगी ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 ईयर्स, दैट इज 2044। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करना ज़रूर से, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बिकॉज इसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और ये मैंने एक लास्ट में लोगो लगा दिया है कौन बनेगा करोड़पति का, बिकॉज आप करोड़पति बन जाओगे। और ये एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि करोड़पति बनने के लिए आपको करोड़पति माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हो तो श्योरली आप 1 करोड़ के कॉर्पस को अचीव कर लोगे। ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट कॉर्पस नहीं है अचीव करना। हाँ, 10 ईयर्स में डिफिकल्ट है, बट 20 ईयर्स में इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो वेरी वेरी थैंक यू। और ये एक लास्ट, ये एक ये इसको मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मली बिलीव करता हूँ। आप गरीब पैदा हुए हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब मरोगे भी। पैसे वाले बन के मरना है, ठीक है? तो लाइफ को एंजॉय करो, अपनी सेविंग्स को प्लान करो, इन्वेस्टमेंट को प्लान करो और अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में रखो। यू वेर born poor but you can die rich. So with this I am concluding this video. Thank you for watching.